नमस्कार दोस्तों। बालाजी क्लासेस बीरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम आए हैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के बीए तृतीय वर्ष परीक्षा 2026, हिंदी साहित्य, पेपर कोड HAD 06, यानी हिंदी भाषा एवं प्रयोजन मूलक हिंदी के क्लास 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। दोस्तों, ये वीडियो आपके आने वाले परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और साथ-साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट करते चलिए। हम इस वीडियो में खंड अ के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड ब के लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड स के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूरे विस्तार से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। खंड अ अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, भाषा की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? उत्तर, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों, इच्छाओं और अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा मौखिक और लिखित दोनों रूपों में हो सकती है। दूसरा प्रश्न, देवनागरी लिपि की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली, इसकी वर्णमाला वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित है। दूसरी, इसके अक्षरों के ऊपर शिरोरेखा होती है। तीसरा प्रश्न, हिंदी की पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां बताइए। उत्तर, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों में खड़ी बोली और ब्रज भाषा प्रमुख है। इसके अतिरिक्त कन्नौजी, बुंदेली आदि भी इससे संबंधित हैं। चौथा प्रश्न, राजस्थानी की कोई चार प्रमुख बोलियां लिखिए। उत्तर, राजस्थानी की प्रमुख बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। पांचवां प्रश्न, प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या अभिप्राय है? उत्तर, किसी विशेष कार्य, उद्देश्य या क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से प्रयुक्त हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी कह कार्यालय, प्रशासनिक, वैज्ञानिक और व्यापारिक हिंदी इसके उदाहरण हैं। छठा प्रश्न, अनुवाद के दो प्रमुख प्रकार बताइए। उत्तर, अनुवाद के दो प्रमुख प्रकार हैं शब्दानुवाद और भावानुवाद। इसके अतिरिक्त सारानुवाद, स्वतंत्र अनुवाद आदि भी महत्वपूर्ण है। सातवां प्रश्न, संक्षेपण किसे कहते हैं? उत्तर, किसी विस्तृत लेख या विषय के मुख्य विचारों को मूल भाव बनाए रखते हुए कम शब्दों में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। खंड लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 2, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर, हिंदी भारत की प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में से एक है। हिंदी के विकास की प्रक्रिया बहुत प्राचीन है। सामान्य रूप से हिंदी का विकास संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से मध्यकालीन लोक भाषाओं के माध्यम से हुआ माना जाता है। हिंदी के विकास में विभिन्न बोलियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मध्यकाल में ब्रज भाषा और अवधी जैसी भाषिक रूपों में उत्कृष्ट साहित्य की रचना हुई। भक्तिकाल में कबीर, सूरदास और तुलसीदास जैसे कवियों ने हिंदी की विभिन्न बोलियों को साहित्यिक समृद्धि प्रदान की। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी के विकास का प्रमुख आधार बनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा को व्यवस्थित और परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद हिंदी साहित्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, कविता और पत्रकारिता का व्यापक विकास हुआ। हिंदी धीरे धीरे शिक्षा, प्रशासन और जनसंचार की महत्वपूर्ण भाषा बनती गई। आज हिंदी का प्रयोग भारत के अतिरिक्त विदेशों में भी किया जाता है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, सिनेमा और डिजिटल तकनीक ने हिंदी के प्रसार को और अधिक बढ़ाया है। इस प्रकार हिंदी का वर्तमान स्वरूप एक दीर्घ ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें संस्कृत, प्राकृत एंड अपभ्रंश और विभिन्न लोक भाषाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रश्न 3, ब्रज भाषा की प्रमुख विशेषताओं का परिचय दीजिए। उत्तर, ब्रज भाषा हिंदी की प्रमुख बोलियों में से एक है। इसका मुख्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश का मथुरा, वृंदावन, आगरा, अलीगढ़ आदि माना जाता है। राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में भी ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है।
ब्रजभाषा का हिंदी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मध्यकाल में विशेष रूप से कृष्ण भक्ति और श्रृंगार काव्य की अभिव्यक्ति के लिए इसका व्यापक प्रयोग हुआ। सूरदास ब्रजभाषा के महान कवि माने जाते हैं। रसखान, बिहारी और घनानंद ने भी ब्रजभाषा को समृद्ध किया। ब्रजभाषा की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी मधुरता है। इसमें भावों और अनुभूतियों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता है। भक्ति और श्रृंगार रस के चित्रण में इसकी भाषा अत्यंत प्रभावशाली दिखाई देती है। ब्रज भाषा में लोक जीवन, धार्मिक भावनाओं और सांस्कृतिक परंपराओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। इसकी शब्दावली सहज और भावपूर्ण है। यद्यपि आधुनिक हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली पर आधारित है, फिर भी ब्रज भाषा का साहित्यिक महत्व आज भी बना हुआ है। इस प्रकार ब्रजभाषा हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण साहित्यिक बोली है, जिसने हिंदी के भक्तिकालीन और रीतिकालीन साहित्य को अत्यंत समृद्ध बनाया। प्रश्न: चार प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता और उसके विविध रूपों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: आधुनिक जीवन में भाषा का प्रयोग केवल सामान्य बातचीत तक सीमित नहीं है। प्रशासन, कार्यालय, विज्ञान, तकनीक, व्यापार, बैंकिंग, पत्रकारिता तथा न्याय आदि क्षेत्रों में विशेष उद्देश्य के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। ऐसे विशेष कार्यों में प्रयुक्त हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह किसी निश्चित कार्य को स्पष्ट, प्रभावी और व्यवस्थित ढंग से पूरा करने में सहायता करती है। इसमें भाषा की सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता और विषयानुकूल शब्दावली को महत्व दिया जाता है। इसके प्रमुख रूप है कार्यालयी हिंदी, प्रशासनिक हिंदी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी, पत्रकारिता की हिंदी, व्यापारिक हिंदी, बैंकिंग हिंदी और कानूनी हिंदी। कार्यालयी हिंदी में पत्र, आदेश और अधिसूचनाएं लिखी जाती हैं। वैज्ञानिक हिंदी में विज्ञान और तकनीक संबंधी विषयों को प्रस्तुत किया जाता है। पत्रकारिता की हिंदी का प्रयोग समाचार पत्र, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में होता है। व्यापारिक हिंदी का प्रयोग व्यापार और विज्ञापन में किया जाता है। आज इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के कारण प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र और अधिक व्यापक हो गया है। इस प्रकार प्रयोजन मूलक हिंदी आधुनिक जीवन के विभिन्न कार्यों को सरल, स्पष्ट और प्रभावी बनाने का महत्वपूर्ण साधन है। प्रश्न 5: भावानुवाद और सारानुवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर: अनुवाद का उद्देश्य एक भाषा में व्यक्त विचारों और भावों को दूसरी भाषा में उचित रूप से प्रस्तुत करना है। भावानुवाद और सारानुवाद अनुवाद की दो महत्वपूर्ण विधियां हैं। भावानुवाद में मूल रचना के शब्दों की अपेक्षा उसके भाव, विचार और आशय को अधिक महत्व दिया जाता है। अनुवादक मूल लेखक के भाव को समझकर उसे लक्ष्य भाषा में स्वाभाविक एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। इसमें शब्दशः अनुवाद आवश्यक नहीं होता। इसके विपरीत सारानुवाद में किसी विस्तृत सामग्री के मुख्य विचारों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मूल सामग्री की केवल आवश्यक बातें रखी जाती हैं और अनावश्यक विवरण हटा दिया जाता है। भावानुवाद का उद्देश्य मूल भाव और अनुभूति को सुरक्षित रखना, जबकि सारानुवाद का उद्देश्य मूल सामग्री को कम शब्दों में प्रस्तुत करना है। उदाहरण के लिए, किसी कविता के भाव को दूसरी भाषा में उसी अनुभूति के साथ व्यक्त करना भावानुवाद है। वहीं किसी लंबे लेख के मुख्य विचारों को कुछ पैराग्राफ में प्रस्तुत करना सारानुवाद कहलाता है। इस प्रकार दोनों में मुख्य अंतर उद्देश्य का है। भावानुवाद में भाव प्रधान होता है, जबकि सारानुवाद में संक्षिप्तता और मुख्य विचार प्रधान होते हैं। प्रश्न 6: पत्रकारिता में प्रयोजन मूलक हिंदी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: पत्रकारिता का उद्देश्य समाचार, सूचना और विचारों को बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाना है। इस कार्य में प्रयोजन मूलक हिंदी का विशेष महत्व है। पत्रकारिता की भाषा सामान्य पाठक के लिए सरल, स्पष्ट और प्रभावी होनी चाहिए। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में प्रयोजन मूलक हिंदी का व्यापक प्रयोग किया जाता है। पत्रकारिता में कम शब्दों में अधिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है, इसलिए भाषा में संक्षिप्तता और स्पष्टता आवश्यक होती है।
समाचार लिखते समय तथ्य को सही और निष्पक्ष ढंग से प्रस्तुत करना भी जरूरी है। प्रयोजन मूलक हिंदी के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक विषयों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाती है। इससे जन जागरूकता बढ़ती है और जनमत निर्माण में सहायता मिलती है। आज सोशल मीडिया और डिजिटल पत्रकारिता के विकास से हिंदी का महत्व और बढ़ गया है। हिंदी में समाचार वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया सामग्री बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचती है। पत्रकारिता में हिंदी का प्रयोग केवल सूचना देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक चेतना और लोकतांत्रिक संवाद को भी मजबूत करता है। अतः पत्रकारिता में प्रयोजन मूलक हिंदी सूचना, जन जागरूकता, संचार और जनमत निर्माण का प्रभावी माध्यम है। प्रश्न 7, राजभाषा हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत एक बहुभाषी देश है। प्रशासनिक कार्यों के लिए संविधान में राजभाषा संबंधी व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी है। राजभाषा हिंदी का प्रयोग मुख्य रूप से सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। सरकारी पत्राचार, कार्यालयीय आदेश, अधिसूचना, प्रतिवेदन, कार्यालय ज्ञापन आदि में इसका प्रयोग होता है। राजभाषा हिंदी का स्वरूप साहित्यिक हिंदी से अलग होता है। इसमें भाषा का उद्देश्य भावों और कल्पनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति न होकर प्रशासनिक कार्यों को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से पूरा करना होता है। राजभाषा हिंदी में सरल, स्पष्ट, औपचारिक और निश्चित शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। प्रशासनिक शब्दों का मानकीकृत प्रयोग सरकारी कार्यों में एक रूपता बनाए रखने में सहायता करता है। हिंदी के विकास और सरकारी कामकाज में इसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए राजभाषा संबंधी विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। राजभाषा हिंदी का उद्देश्य शासन और जनता के बीच संपर्क को सरल बनाना भी है। साथ ही भारत की अन्य भाषाओं का सम्मान करना आवश्यक है। इस प्रकार राजभाषा हिंदी भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली व्यावहारिक भाषा है। प्रश्न 8, वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी की योग्यता पर प्रकाश डालिए। उत्तर, विज्ञान और तकनीक आधुनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हिंदी का प्रयोग आवश्यक है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी में विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य तकनीकी विषयों की जानकारी दी जाती है। इस हिंदी की सबसे प्रमुख विशेषता सटीकता और स्पष्टता है। वैज्ञानिक विषयों में शब्दों का निश्चित अर्थ होता है, इसलिए शब्दावली का सावधानी से प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक हिंदी में पारिभाषिक शब्दों का महत्व बहुत अधिक है। प्रत्येक वैज्ञानिक अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त शब्द आवश्यक होता है। साथ ही कठिन वैज्ञानिक विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत करना भी जरूरी है। हिंदी में वैज्ञानिक सामग्री उपलब्ध होने से उन विद्यार्थियों और सामान्य लोगों को लाभ होता है जो अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी में विषयों को आसानी से समझते हैं। आज इंटरनेट, ऑनलाइन शिक्षा, मोबाइल ऐप और यूट्यूब के माध्यम से हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारी तेजी से उपलब्ध हो रही है। कृषि, स्वास्थ्य, डिजिटल भुगतान और सरकारी तकनीकी योजनाओं की जानकारी हिंदी में उपलब्ध कराने से सामान्य जनता को भी आधुनिक ज्ञान और तकनीक से जोड़ने में सहायता मिलती है। अतः वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी ज्ञान के प्रसार, शिक्षा और तकनीकी जागरूकता का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रश्न, नौ बैंकिंग प्रणाली में हिंदी के प्रयोग का महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार गांवों और छोटे कस्बों तक हो चुका है। बैंकिंग सेवाओं को सामान्य जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए हिंदी का प्रयोग उपयोगी है। बैंक में खाता खोलने, जमा और निकासी, वन, बीमा, एटीएम, डिजिटल बैंकिंग तथा सरकारी वित्तीय यो की जानकारी हिंदी में उपलब्ध होने से ग्राहकों को सुविधा मिलती है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ग्राहक अंग्रेजी भाषा में सहज नहीं होते। यदि बैंकिंग संबंधी जानकारी सरल हिंदी में उपलब्ध कराई जाए तो वे बैंक की योजनाओं और सेवाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में हिंदी भाषा का विकल्प भी महत्वपूर्ण है।
इससे हिंदी भाषी ग्राहक डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का अधिक आसानी से उपयोग कर सकते हैं। बैंकों के विज्ञापन, सूचना पुस्तिकाएं, फॉर्म और ग्राहक सहायता सामग्री हिंदी में उपलब्ध कराने से बैंक और ग्राहक के बीच संवाद बेहतर होता है। बैंकिंग हिंदी में कठिन शब्दावली के स्थान पर सरल और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे वित्तीय जागरूकता बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। इस प्रकार बैंकिंग प्रणाली में हिंदी का प्रयोग ग्राहक सुविधा, वित्तीय जागरूकता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। खंड 7 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 10 देवनागरी लिपि के विकास क्रम को स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर: देवनागरी भारत की प्रमुख लिपियों में से एक है। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी और नेपाली आदि भाषाओं के लेखन में भी इसका प्रयोग होता है। देवनागरी का विकास भारतीय लिपियों की प्राचीन परंपरा से हुआ है। भारतीय लिपियों के विकास क्रम में ब्राह्मी लिपि का महत्वपूर्ण स्थान है। समय के साथ ब्राह्मी के विभिन्न रूप विकसित हुए। आगे चलकर गुप्तकालीन लिपि, कुटिल लिपि और नागरी के विभिन्न रूप विकसित हुए। इन्हीं विकास परंपराओं से आधुनिक देवनागरी का स्वरूप सामने आया। देवनागरी की प्रमुख विशेषता इसकी वैज्ञानिक और व्यवस्थित वर्णमाला है। इसमें स्वर और व्यंजन निश्चित क्रम में रखे गए हैं। व्यंजनों का क्रम उनके उच्चारण स्थान और उच्चारण की प्रकृति के आधार पर व्यवस्थित है। इस लिपि में स्वर स्वतंत्र रूप में तथा व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसके अक्षरों के ऊपर शिरोरेखा होती है। देवनागरी में अनेक ध्वनियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता है। देवनागरी की एक विशेषता यह भी है कि इसमें लिखित रूप और उच्चारण के बीच काफी निकटता दिखाई देती है। अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष जैसी ध्वनियों को अलग अलग रूप में व्यक्त किया जाता है। देवनागरी लिपि का आधुनिक तकनीकी क्षेत्र में भी व्यापक विकास हुआ है। कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट में हिंदी लेखन संभव होने से इसका प्रयोग और बढ़ा है। यूनिकोड ने देवनागरी को डिजिटल दुनिया में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मानकीकरण के कारण देवनागरी की वर्तनी, वर्णों और विराम चिन्हों के प्रयोग में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार देवनागरी एक वैज्ञानिक, व्यवस्थित, स्पष्ट और आधुनिक तकनीक के अनुकूल लिपि है। हिंदी भाषा के विकास और प्रसार में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्न 11 अनुवादक की योग्यता और उसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर: अनुवादक वह व्यक्ति है जो एक भाषा में व्यक्त विचारों, भावों और सूचनाओं को दूसरी भाषा में उचित अर्थ के साथ प्रस्तुत करता है। अनुवाद की सफलता काफी हद तक अनुवादक की योग्यता पर निर्भर करती है। सबसे पहली योग्यता स्रोत भाषा का ज्ञान है। अनुवादक को मूल भाषा के शब्दों, व्याकरण, वाक्य विन्यास, मुहावरों और भावों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण योग्यता लक्ष्य भाषा पर अधिकार है। अनुवाद केवल शब्दों को बदलने का कार्य नहीं है। अनुवादक को लक्ष्य भाषा में विचारों को स्वाभाविक और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना आना चाहिए। अनुवादक को विषय का ज्ञान भी होना आवश्यक है। वैज्ञानिक, तकनीकी, कानूनी और प्रशासनिक अनुवाद के लिए संबंधित क्षेत्र की शब्दावली और अवधारणाओं की जानकारी आवश्यक होती है। एक अच्छे अनुवादक में मूल पाठ के भाव और उद्देश्य को समझने की क्षमता होनी चाहिए। उसे मूल लेखक के विचारों में अपनी ओर से अनावश्यक परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अनुवादक में धैर्य, एकाग्रता, शोध की क्षमता और शब्द चयन की योग्यता भी होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथ और डिजिटल संसाधनों का उपयोग करना आना चाहिए। साहित्यिक अनुवाद में लेखक की शैली, भाव और सौंदर्य को बनाए रखना आवश्यक है। तकनीकी अनुवाद में सटीकता और स्पष्टता अधिक महत्वपूर्ण होती है। एक अच्छे अनुवादक की प्रमुख विशेषताएं हैं: भाषा ज्ञान, विषय ज्ञान, निष्पक्षता, अभिव्यक्ति कौशल, सांस्कृतिक समझ, शोध क्षमता और सटीकता। अतः अनुवादक केवल भाषाओं के बीच शब्दों का परिवर्तन करने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह दो भाषाओं और संस्कृतियों के बीच सेतु का कार्य करता है। प्रश्न 12 संविधान में हिंदी को लेकर किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए।
उत्तर, भारत एक बहुभाषी देश है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रशासन में भाषा के प्रश्न को व्यवस्थित करने की आवश्यकता थी। भारतीय संविधान में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी निर्धारित की गई। इस व्यवस्था ने हिंदी को संघ प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति की व्यवस्था की गई। इनका उद्देश्य राजभाषा के विकास और सरकारी कामकाज में उसके प्रयोग से संबंधित सुझाव देना था। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इसमें हिंदी के प्रसार और विकास की बात कही गई है था उसे भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने का उद्देश्य रखा गया है। राजभाषा के प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए बाद में राजभाषा संबंधी कानून और नियम बनाए गए। सरकारी कार्यालयों में हिंदी प्रशिक्षण, हिंदी पत्राचार, हिंदी दिवस और राजभाषा कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। संविधान ने केवल हिंदी को महत्व नहीं दिया, बल्कि भारत की भाषाई विविधता का भी सम्मान किया। संविधान की 8वीं अनुसूची में अनेक भारतीय भाषाओं को स्थान दिया गया है। मेरे विचार से हिंदी का विकास देश की अन्य भाषाओं के सम्मान के साथ होना चाहिए। हिंदी को सरल, वैज्ञानिक और आधुनिक बनाकर प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और व्यापार में इसका प्रयोग बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार संविधान ने हिंदी को राजभाषा का महत्वपूर्ण स्थान देकर उसके विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रश्न 13, बैंकिंग प्रणाली में हिंदी को कैसे स्थापित किया जा सकता है? एक आलेख तैयार कीजिए। उत्तर, बैंकिंग प्रणाली में हिंदी का महत्व। भारत में बैंकिंग सेवाएं आज शहरों के साथ साथ गांवों और छोटे कस्बों तक पहुंच चुकी है। बैंकिंग व्यवस्था को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। इस दृष्टि से हिंदी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैंकों में खाता खोलने के फॉर्म, वर्णन संबंधी जानकारी, जमा योजनाएं, एटीएम सेवाएं, बीमा, डिजिटल बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं की जानकारी हिंदी में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इससे ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं को समझने में आसानी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग विशेष रूप से उपयोगी है। बैंक कर्मचारी यदि ग्राहकों से सरल हिंदी में संवाद करें, तो वे बैंक की योजनाओं और नियमों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आज डिजिटल बैंकिंग का विस्तार तेजी से हो रहा है। मोबाइल बैंकिंग ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और ऑनलाइन भुगतान सेवाओं में हिंदी का विकल्प उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इससे हिंदी भाषी लोग डिजिटल बैंकिंग से अधिक आसानी से जुड़ सकेंगे। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। बहुत कठिन तकनीकी शब्दों के स्थान पर सामान्य ग्राहकों के लिए समझने योग्य शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बैंकों के विज्ञापन, सूचना पुस्तिकाएं और ग्राहक सहायता सामग्री भी हिंदी में उपलब्ध होनी चाहिए। बैंक कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है। हिंदी के प्रयोग से वित्तीय जागरूकता बढ़ेगी और अधिक लोग बैंकिंग सेवाओं तथा सरकारी वित्तीय योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। इससे वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। अतः बैंकिंग प्रणाली में हिंदी को स्थापित करना केवल भाषा का प्रश्न नहीं है,